देखिए, जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं, बीजेपी का एक और बड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस पूरा हो चुका है। The Indian government has announced the implementation of the Citizenship Amendment Act. देश में नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार लागू हो गया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से CAA के नियमों को नोटिफाइड कर दिया गया। हो गया है CAA लागू, आ गया है CAA is a reality। और देखिए, जैसे सुबह के बाद शाम होती है, वैसे ही इस तरह के बड़े स्टेप के बाद मेल्टडाउन्स भी जरूर होते हैं। और मेल्टडाउन्स के साथ साथ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफी मिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। अब मुसलमानों को छोड़ो, मैं डर रही हूँ, मैं हिंदू हूँ। मुझे लग रहा है मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है, मेरा नाम छूट गया एनआरसी से तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़े लिखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स वो नए कानून बनाएंगे। अच्छा, वो झूठी बात बताएंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। हो गया है CAA लागू। तो आइए इन मेल्टडाउन्स को सेफली एक्सपीरियंस करते हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसके अराउंड क्या गलतफहमियां हैं, इनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो मेल्टडाउन्स देखने के पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक कानून है जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज, जिन पर आए दिन अत्याचार होते हैं, जिनकी धीरे धीरे एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है इन देशों से, तो इन कम्युनिटीज के लोग जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले आकर रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक की जाएगी ताकि वो भारत में सेफ महसूस कर सकें और एक चैन की और एक डिग्निटी की जिंदगी जी सकें। हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें तो आप शायद जानते होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक समय पर भारत का हिस्सा थे, जहां पर हिंदू कम्युनिटी फ्लरिश कर रही थी, वहां पर आज पाकिस्तान में अराउंड 1% हिंदू बचे हैं, बांग्लादेश में मुश्किल से अराउंड 8% बचे हैं और अफगानिस्तान में तो खैर खत्म ही हो गए मोरलेस। आपने ये भी कई न्यूज देखे होंगे कि किस तरह से हजारों लड़कियों को पाकिस्तान में हर साल जबरदस्ती किडनैप करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लोगों पर ब्लास्फेमी के नाम पर हिंसा की जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं। बांग्लादेश में भी इसी तरह से हिंसा कर करके, अत्याचार कर करके, जबरदस्ती कन्वर्ट कर करके फाइनली हिंदुओं को वहां से निकाला जा रहा है। ये एक्ट ऑफिशियली एक्चुअली ऑलमोस्ट 5 साल पहले 2019 में पार्लियामेंट में पास किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 30,000 लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले ये जो रेफ्यूजीज थे, इनको सिटीजनशिप का स्टेटस मिलने में ऑलमोस्ट 11 साल लगते थे। अब उस प्रोसेस को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया है और मेरी आशा है कि ये एक्ट पास होने के बाद ये प्रोसेस और भी तेजी से बढ़ेगा। और जैसे ही 2019 में ये एक्ट पास हुआ था, उसके बाद भारत में खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे एरियाज में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, जिसमें फॉरेन और डोमेस्टिक मीडिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया था और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। इन प्रोटेस्ट के दौरान अराउंड 500 वैंडलिज्म और वायलेंस के केसेस भी हुए थे। और आप जानते हैं कि शाहीन बाग में जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद दिल्ली में 2 दिन तक कितने बुरे दंगे भी हुए थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। इसे एंटी मुस्लिम लॉ की तरह दिखाया गया था। कई केसेस ऐसे थे जिसमें प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि प्रोटेस्ट एक्चुअली हो किस बात के ले रहा है। एनआरसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल रिलीजन सिटीजन। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसकी फुल फॉर्म से। एनआरसी की फुल फॉर्म मेरे को तो याद नहीं है पूरा। नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ ऐसी करके बिल है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड कार्ड नहीं पता है मैम। नेशनल रजिस्टेंस ऑफ बैगन। इनकी हालत देख के ना स्कूल के वाइवा की याद आ जाती है। भाग यहाँ से, भाग बुद्धू, निकल। और ये तो थे आम लोग, सेलिब्रिटीज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। certain amount of discrimination
in what has been planned and what is happening. Sir, I don't want to discuss details right now and scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail with somebody else. अमित शाह का कहना है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी चाहे वो कोई भी कास्ट का बिल्कुल सर। तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप घर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? Well, it's very sad and very tragic, and it's not right. It's unconstitutional. It's undemocratic, and I feel the fact that citizenship in our country is being decided on the basis of religion defeats the very purpose of our constitution. Do not destroy the secular fabric of this country. This country is great because of its unity and diversity. Don't divide this country. It's been enough that we've gone through over the last 6 years, especially since demonetization. One after the other, the policies of this government are failure. याद कीजिए जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत ने किस तरह से स्वरा भास्कर जी को धोया था। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार-बार कह रही हूँ आपको, CAA आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। ये एकदम बढ़िया रिस्पॉन्स है स्वरा जी का। जब एग्जाम में फेल हो गए तो टीचर को बोलिएगा कि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए मेरे खिलाफ। हाँ चलिए, मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन जो रेलेवेंट पार्ट्स है वो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पर देख लिए थे। इनफैक्ट फनी बात तो ये है कि मनमोहन सिंह जी जो है वो खुद CAA को लागू करना चाहते थे। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. अब कांग्रेस फेवर में थी, लेकिन अब बीजेपी करने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। तो 5 साल पहले भले ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ हो, लेकिन अब जाकर फाइनली इलेक्शन के पहले उसे नोटिफाई किया गया है, उसे ऑफिशियल किया गया है, और अब CAA के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑफिशियल तरीके से लाभार्थियों को मिल सकते हैं। और आप जैसा कि इमेजिन कर सकते हैं, देश भर में जो रेफ्यूजीज हैं, जो जान बचाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, वो कितने खुश हैं इस समय पर। लेकिन जिस तरह 2019 में हुआ था, उसी तरह से 2024 में देश में जो डेमोक्रेसी के क्रूसेडर्स हैं, उनके कुछ न्यूक्लियर लेवल्स के मेल्टडाउन हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन से अपनी आंखों को बचाना देखिए बहुत जरूरी है। इसलिए शाम शर्मा शो के जो पैटेंटेड ट्रेडमार्क्ड मेल्टडाउन गॉगल्स हैं, जरा उनको पहन लेते हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ और इन मेल्टडाउन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। रोल द क्लिप। आरफा जी इतनी परेशान है, कह रही है कि भाई CAA पास करने के बाद लोग खुश क्यों हो रहे हैं। ये तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत को दिखाता है। एक और मैडम जी ने यही कहा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज को मदद मिल रही है, इसमें इंडिया के मुसलमानों से हेट्रेड कैसे हो गई। हर चीज में इनको मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड दिख जाता है। कल को गॉर्डन रैमजी अपने शो पे गाजर का टिप काट रहा होगा तो इनको मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड दिख जाएगा। हॉलीवुड फिल्मों में एक्सप्लोजन का सीन देखेंगे तो बोलेंगे कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड दिखाई जा रही है। राणा अयूब जी कहती है कि रमजान के टाइम पर ये करना था यार, राम मंदिर के जख्म से उभरे नहीं थे, रमजान के टाइम पे नया जख्म दे दिया। बोल मतलब हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, पहले तो रमजान पर डायरेक्ट एक्शन डे जैसे काम हुआ करते थे, अब तो रमजान पर माइनॉरिटीज को उनके अधिकार मिल रहे हैं। देखिए कितना चेंज आ गया है भारत में। वैसे अगर इन लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है तो उसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है मेरे पास। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स को कहता हूं कि जिस तरह से भारत ने CAA पास किया है कि उनके यहाँ जिन माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है उनको भारत अपने घर में रख लेगा, उनको भारत सिटीजनशिप दे देगा, उसी तरह से इन देशों को भी अपना CAA लॉन्च करना चाहिए कि इंडिया में जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन फेस हो रहा है वो वहां पर जाकर सिटीजनशिप ले सकते हैं और खुशी खुशी शरिया कानून के हिसाब से रह सकते हैं। देखिए मोटा भाई ने तो पहले ही इसका इंडिकेशन दे दिया था। ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। देखिए जब वो PMO जा रहे थे तब भी उन्होंने इंडिकेशन दिया था। उनका नंबर प्लेट देखिए, CAA 4+4+2+1 11 तारीख को। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।
ओवैसी जी भी बहुत परेशान है। आपको सीए से भी आपत्ति बिल्कुल है। क्यों? अरे भाई जमहूरियत है क्या, डिक्टेटर की हुकूमत है यहाँ पर। इसमें भी कह रहे हैं कि भाई गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, गोडसे का नाम कोई बीजेपी के मेन स्ट्रीम का लीडर नहीं लेता। ओवैसी जी लेकिन हनुमान चालीसा की तरह रोज गोडसे का नाम रटते रहते हैं। तो आप बताइए कि गोडसे से ज्यादा ऑब्सेस्ड कौन है, बीजेपी या ओवैसी जी? अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जाननी जरूरी है कि इस कानून का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए रेफ्यूजीज पर अप्लाई होता है। उसके बाद बवासीर कुमार रवीश कुमार जी आते हैं, जो बेसिकली एक ही पोस्ट में सेक्युलरिज्म के सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया, सोसाइटी अंकिल, 400 सीट, इस वाले पोस्ट को भी देखिए। कंडेम, फैशिस्ट, डेमोक्रेसी, इन लोगों को देख के ना वो वेलकम वाले जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनकी याद आ जाती है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। पूरा का पूरा डायलॉग इनको रटा हुआ है। कोई भी कानून पास होता है भारत में, कोई भी बीजेपी चीज करती है, एक ही डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं इस तरह से। विनोद जी कहते हैं कि देश का माहौल खराब होगा। यार माइनॉरिटीज को अधिकार मिलने से देश का माहौल कैसे खराब हो जाता है? जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आपने एनसीआर रीजन के इंपॉर्टेंट सड़कों को जाम करके रखा हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, तब देश का माहौल नहीं खराब हुआ। नहीं। जब हमारे अन्नदाता सारे आर्टरी रोड्स को ब्लॉक करके बैठे हुए थे और वैंडलिज्म कर रहे थे, दंगे कर रहे थे, तब देश का माहौल खराब नहीं हुआ। नहीं। जब मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया गया और मस्जिदों और चर्चेस को छोड़ दिया गया, तब देश का माहौल खराब नहीं हुआ। नहीं। जब आर्टिकल 29 और 30 में मुसलमानों और क्रिश्चियंस को एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए जो हिंदुओं के पास नहीं है, तब देश का माहौल नहीं खराब हुआ। नहीं। जब आपने सिर्फ हिंदू कानूनों में दखलंदाजी की, मुसलमान और क्रिश्चियन कानूनों को पूरी तरह से छोड़ दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप अपोज करते रहते हो, उसके बावजूद सेकुलरिज्म की बात करते हो, तब देश का माहौल नहीं खराब हुआ। फिर एक महानुभाव कहते हैं कि सीए तो डिस्ट्रैक्शन है और कोई भी इंसान एक ऐसे देश में नहीं माइग्रेट करना चाहता जहां पर कोई जॉब्स नहीं है, विमेन सेफ्टी नहीं है। इंडिया तो इतना घटिया और गरीब देश है। हाँ, नहीं, सही बात है। अफगानिस्तान से कोई इंडिया क्यों आना चाहेगा? देखिए अफगानिस्तान की औरतें कैसे तालिबान के अंदर अफगानिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की सराहना कर रही हैं। तालिबान ने हमारा पूरा कंट्री को कब्जे में लिया और हर किसी का उसका लाइफ खत्म हुआ, खासतन तो जो लेडीज पढ़ रही थी और उसके दिल में कितनी उम्मीद था कुछ बनने के लिए। अब ये हमारे लिए कुछ नहीं बचा है इस दुनिया में। मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। जैसे इंडियन के अंदर, दिल्ली के अंदर फ्रीडम है, लड़की के लिए बहुत ना फ्रीडम नहीं है। आप बताइए क्यों आएगा कोई अफगानिस्तान छोड़ के भारत? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए कितनी स्ट्रांग है। कि प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कितनी आगे निकल चुकी है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है कि गधे, लड़कियां और एम्बेसीज बेचकर रियासत पुदीना को पैसे कमाने पड़ रहे हैं। ऐसा देश छोड़कर कोई क्यों आना चाहेगा भारत? अंबानी का नेटवर्क जिस देश के जीडीपी के बराबर है, उस देश को छोड़कर कोई क्यों आना चाहेगा भारत? तमिल एक्टर विजय भी कहते हैं कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और रिलीजन्स को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। यही तो कमाल की बात है भारत के बारे में। भारत के लोग कहते हैं कि भाई सीए बहुत गलत है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे रिलीजन्स को बराबर की ट्रीटमेंट दी जाए और सीए जो है ये मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, बराबर ही नहीं दिखा रहा। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने की बात आती है, जब लोग कहते हैं कि भाई सारे रिलीजन्स को बराबर ट्रीट करना चाहिए, सारे रिलीजन्स को बराबर के कानून फॉलो करने चाहिए, तब ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों और क्रिश्चियंस को अलग ट्रीट करना चाहिए। यार आप चाहते क्या हो? इतने कंफ्यूज तो यार मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स भी नहीं है कि इस साल मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। जिस पार्टी को केरला छोड़कर पूरे देश ने अपोज कर दिया है, वो भी आकर सीए को अपोज कर रही है। इस पार्टी की क्लैरिटी और कन्विक्शन की तारीफ की जा रही है। अरे हाँ भाई, जिस पार्टी ने रशिया, चाइना और बंगाल में अपने आइडियोलॉजी के नाम पे लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया, उस पार्टी में क्लैरिटी की तो कमी नहीं है कम से कम। केजरीवाल जी कहते हैं कि सीए पास करना देश के खिलाफ है। केरला के सीएम पिनराई विजयन कह रहे हैं कि भाई हम सीए को पास नहीं होने देंगे केरला में। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन कह रहे हैं कि भाई हम सीए को पास नहीं होने देंगे अपने स्टेट में। ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध कर दिया है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। Alright, so you heard from Mamata Banerjee, who's spoken about the fact that there will not be any, in fact, she is not going to allow the
rollout of Citizenship Amendment Act in Bengal. मैडम ने लाखों रोहिंग्यास को और लाखों इलीगल बांग्लादेशियों को अपना दामाद बना के रखा हुआ है, लेकिन क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और हिंदुओं को नहीं मिलने चाहिए उनके अधिकार। एक भाई साहब तो कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है, अभी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रमजान के बाद, इलेक्शंस के बाद अच्छे से इत्मीनान से प्रोटेस्ट किया जाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ सोच लो जरा, इतना वेट मत करो। इतना वेट करोगे तो फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोटेस्ट करने का समय आ जाएगा। फिर ये भाई साहब कहते हैं कि क्या सीए, अनएम्प्लॉयमेंट और ये देश के जो अलग अलग मुद्दों हैं उनको एड्रेस करेगा ये कानून? अरे इसीलिए तो कहता हूँ भाई, पढ़ लिया करो कानून। पर्पस बहुत सिंपल है सीए का, जो पर्पस है वही पर्पस फॉलो करेगा ना, दूसरी चीजें क्यों करेगा? अगर अपने घर में आप मिक्सर ग्राइंडर लाते हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर से एक्सपेक्ट थोड़ी करते हो कि आपको ऑफिस तक छोड़ के आएगा, या फिर आपके शादी में जिसने कपड़े सिले थे उससे एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि वो आपकी ओपन हार्ट सर्जरी भी कर देगा। कमाल की बात करते हो यार। अल जलजीरा आके कहता है कि भाई ये तो एंटी मुस्लिम कानून है। तो जरा इन क्लेम्स को भी देख लेते हैं। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ना, जरा इसको भी टैकल करते हैं। जस्ट बिकॉज कोई कानून प्रो मुस्लिम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो एंटी मुस्लिम हो गया। अल जजीरा से लेकिन क्या एक्सपेक्ट करेंगे भैया? इन्होंने तो अफजल गुरु को फ्रूट सेलर बोला था। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कानून गलत है क्योंकि ये मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करता है। एनडीटीवी भी यही कह रहा है कि ये बेसिकली एक टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप है मुस्लिम्स के लिए। सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देयर इज नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। 1947 का जो पार्टीशन हुआ था ना, दैट वाज द टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन। खैर देखिए, मीडिया की बकचोदी से तो मैं परेशान हूं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो है ना कि हमको 2024 में 2019 की तरह ये डांस नहीं देखना पड़ा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भैया सीए को 2019 में लोकसभा में पास किया गया था, 311 एमपीज ने इसके फेवर में वोट किया था, 80 ने इसके अगेंस्ट पास किया था। राज्यसभा में 125 वोट्स इन फेवर पड़े थे, 105 वोट अगेंस्ट पड़े थे। तो दोनों हाउसेज में डेमोक्रेटिकली इसको पास किया गया है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली यही रूल्स दिए गए हैं कि कैसे कानूनों को पास किया जाता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आर्टिकल्स 14 और 15 के खिलाफ है। देखिए, आर्टिकल 14 और 15 जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं, रेफ्यूजीज पर नहीं अप्लाई होते। ये कानून सिर्फ और सिर्फ रेफ्यूजीज पर अप्लाई होता है। इस कानून का भारतीय सिटीजन से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों ने कहा है कि सीए जो है वो मुस्लिम्स की सिटीजनशिप कैंसिल करने के लिए बनाया गया है। जी नहीं, ये किसी की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं करता। ये इंडिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको सेफ्टी और सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। इन 3 देशों में इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म जो है, उस वजह से इन कम्युनिटीज की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है और इंडिया इन्हें एक सेफ्टी और डिग्निटी की जिंदगी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप पीड़ित लोगों को बचाने की बात कर रहे हो तो अहमदियाज और शियाज को क्यों नहीं इंक्लूड किया? इनको भी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इतना परेशान किया जाता है। देखिए, सिंपल है, इंडिया जब ये कानून फॉर्मुलेट कर रहा है तो वो मुसलमानों में डिफरेंशिएशन नहीं करता, ना ही क्रिश्चियंस में करता है, ना ही हिंदूज में करता है, ना ही बुद्धिस्ट में करता है, ना ही सिख्स में करता है। जब ये कानून फॉर्मुलेट किया गया, ये कानून ये नहीं देखता कि इसको कैथोलिक क्रिश्चियंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या लूथरन्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या फिर पेंटेकोस्टल्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये सारे क्रिश्चियंस पर अप्लाई होता है। इसमें सारे क्रिश्चियंस इंक्लूडेड है। उसी तरह से इसमें सारे बुद्धिस्ट इंक्लूडेड है। ये नहीं देखा जाता कि इसको थेरावाड बुद्धिस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या महायान बुद्धिस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, या इसको शैवाइट हिंदुओं के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या फिर वैष्णवाइट हिंदुओं के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो जब हिंदूज, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा रहा तो मुस्लिम्स में डिफरेंशिएशन क्यों? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम्स मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स खुद ही कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। मुस्लिम्स खुद ही कहते हैं कि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सारे का सारा उम्मा एक ही है। तो फिर क्या तकलीफ है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तीसरी बात, अहमदियाज भी जो है वो पार्टीशन मूवमेंट के फोर फ्रंट में थे। उन्होंने लीड किया था वो मूवमेंट जिसमें इंडिया को पार्टीशन किया गया और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया गया। एक अहमदिया यूनिट था नेम द फुरकान फोर्स, जो इंडिया के खिलाफ कश्मीर में लड़ा था 47-48 में। मोहम्मद जफरुल्लाह खान जो कि एक अहमदिया थे, वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के एक फोरमोस्ट एडवोकेट थे। उन्होंने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट किया था।
कि ये जो ऑथर किसने किया था, पेन किसने किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन को, और 25 लोगों के ऊपर एक कमेटी थी जिसने बाद में इसको अप्रूव किया, लेकिन कहा यही बात ऑथेंटिकली कही जाती है कि योम पाकिस्तान जो हम मनाते हैं और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बुनियादी तौर के ऊपर सर जफरुल्लाह खान ने उसको तहरीर किया था। और फाइनली शियाज और अहमदियाज जो हैं वो इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। और मेरा तो ये भी मानना है, देखिए हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो, लेकिन इंडिया की सिविलाइजेशनल और कल्चरल ड्यूटी है सारे धार्मिक कम्युनिटीज की तरफ, खासकर हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स की तरफ। इंडिया इन कम्युनिटीज का नेचुरल घर था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि इस पूरे सिचुएशन में एक जेन्युइन प्रोटेस्ट भी हो रहा है असम में। देखिए का जो है असमीज कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ধ্বংসযজ্ঞত ক্ষতিসাধন হৈছিল ৰাজহুৱা সম্পদৰ, এইবাৰ তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিল। बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर असम में सेटल हुए हैं। इससे असम के लोगों में एक डर है कि भाई बांग्लादेश से इतने सारे रेफ्यूजीज अगर आकर सेटल हो जाएंगे असम में और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो असमीज कल्चर जो है वो इरोड हो जाएगा, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उन पर कहीं खतरा न बन जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर की तरह असम ने भी ये डिमांड की है कि उनको अंडर द 6th शेड्यूल स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जिससे कि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने पॉपुलेशन को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी वजह से 1985 में असम अकॉर्ड्स भी साइन किए गए थे, जिसके मुताबिक इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए थे तो आपको वहां सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि सच्चाई ये है कि सिर्फ कुछ लोग जो असम में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि एट मोस्ट 5 लाख हिंदुओं को सिटीजनशिप का बेनिफिट मिलेगा असम में। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर उससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे हमेशा के लिए। एंड असम का कंसर्न भी जेन्युइन है। अगर वो अपने कल्चर को डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को असम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा रेफ्यूजीज का बर्डन है वो देश में बांटना चाहिए। मध्य प्रदेश भेजा जाए, राजस्थान भेजा जाए, दूसरे स्टेट्स में भेजा जाए। ये बर्डन सिर्फ राजस्थान या पंजाब या असम के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये बर्डन पूरे देश में शेयर होना चाहिए। अगर इस कानून को देश के मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते हैं तो इस बर्डन को देश के सभी स्टेट्स को शेयर भी करना चाहिए। एंड देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस कानून का बीजेपी को इलेक्शंस में फायदा होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ये सिनिकल मूव है, इलेक्शन के पहले इन्होंने काम किया है। तो देखिए, कौन सी पार्टी इलेक्शन के पहले अपने चांसेस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेगी। हम शक्ति से लड़ रहे हैं क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा पोल प्रॉमिस था बीजेपी का 2019 इलेक्शन में, जिसको उन्होंने निभाया है। आर्टिकल 370, राम मंदिर और अब ये देखना, ये इंटरेस्टिंग होगा कि 2019 के लेवल के प्रोटेस्ट इसके बाद होते हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या आप सीए को सपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि सीए में मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? आपकी क्या फीलिंग्स है सीए के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक शक्ल